हेलो गाइस, लास्ट क्लास में अपन ने मैकेनिज्म देख रहे थे, इंस्पिरेशन की बात करी थी। इंस्पिरेशन का कुछ एक दो पॉइंट है जो उधर रह गया था, तो अपन इधर देख लेते हैं। इंस्पिरेशन में ध्यान रखना, एक तो ये एक्टिव प्रोसेस होती है, जो अंतःश्वसन है या इंस्पिरेशन की बात करोगे तो एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस मतलब सक्रिय क्रिया है। अब सक्रिय क्रिया क्यों बोला है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि अपन ने बात करी थी उधर क्या हुआ था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम, इन सब में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन या संकुंचन हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, सक्रिय क्रिया है। ठीक है, अब ये जो सक्रिय क्रिया है इसमें जो टाइमिंग है वो लगता है कितना आपका 3 सेकेंड। ये ध्यान रखना, जो इंस्पिरेशन होता है उसमें कितने सेकेंड लगते हैं, 3 सेकेंड लगते हैं। एक प्रकार की क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मसल्स जो है वो डायरेक्टली क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। जितनी भी पेशियां हैं वो क्या करती है, इसमें भाग लेती है, उनमें संकुंचन होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सक्रिय क्रिया कहा जाता है, जो 3 सेकेंड में कंप्लीट होती है। अब अपन बात करेंगे किसकी, एक्सपायरेशन, या उसी को कहा जाता है उच्च श्वसन। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना, नॉर्मल जो अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या कि एयर को बाहर निकालना, सांस को बाहर छोड़ना, वो क्या कहलाता है, आपका उच्च श्वसन कहलाता है। एयर को शरीर से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, आपका उच्च श्वसन कहलाता है। ठीक है, एयर को आपने क्या करा है, बाहर निकाला है, वो क्या है, उच्च श्वसन। एक चीज ध्यान रखना, जब भी अगर आप गैसों की बात करोगे तो मतलब वहां क्या होगा, विसरण या डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो अपन ने देखा था अंतःश्वसन, वो भी किसके द्वारा हुआ था, विसरण के द्वारा। और अगर आप बात करोगे उच्च श्वसन की तो वो भी किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, अब विसरण क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। अब यहाँ क्या करना है, आपको शरीर से बाहर एयर निकालनी है, मतलब आपके शरीर का जो दाब है वो आपको क्या करना है, बढ़ाना है। शरीर का जो आंतरिक दाब है या प्लूरल प्रेशर जो है वो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में बॉडी का जो इंटरनल प्लूरल प्रेशर है उसको आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब जैसे ये इंक्रीज होगा, बॉडी के अंदर तो क्या रहेगा, हाई प्रेशर, और बाहर प्रेशर क्या है आपका, कम। तो अब क्या होगी, एयर जो है वो हाई टू लो जाएगी, मतलब बाहर अंदर से बाहर की ओर क्या होती है, जाती है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करोगे किसकी, उच्च श्वसन की, तो क्या होता है, एयर को शरीर से बाहर निकालना। अब सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, वो एक्टिव है तो ये क्या है आपकी इनएक्टिव, ये क्या होती है, इनएक्टिव या अक्रिय क्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखोगे इसमें कुछ होता खास नहीं है, जितनी भी पहले संकुचित हुई थी वो सारी की सारी अब क्या आ जाएगी, रेस्टिंग फेज में आ जाएगी। ठीक है, तो इधर जो सारी प्रोसेस है, फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा है ना इंस्पिरेशन, उसका इधर क्या कर दो, रिवर्स कर दो, सारा का सारा इधर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय है, आपको क्या करना है, उधर सांस आपने अंदर ली थी और इधर आप क्या कर रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो। उसमें जो टाइमिंग था वो क्या था, 3 सेकेंड, और इधर आपका क्या रहेगा, 2 सेकेंड। ठीक है, अब होगा क्या, देखो वहां अपनी क्या काम में आ रही थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वही अपनी यहाँ काम में आएगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां। पहले अपन ने क्या करा था, उनको संकुचित करा था, अब इनको क्या कर दो, रेस्टिंग फेज में कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगी, शिथिलित हो जाएगी, या क्या कह दो कि पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, अब पुनः प्रारंभिक अवस्था में किसको ला रहे हो आप, बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां जो है ना, उसको अपन ने क्या लाए, पहले वाली अवस्था में लाए, है ना, रेस्टिंग में। अब ये जैसे ही रेस्टिंग में आएगी, इससे रिलेटेड मैंने क्या कहा था कि पसलियां जो है वो बाहर उठाई थी आपने, अब जो रिब्स है या पसलियां हैं वो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो उठी थी वो क्या हो जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। जैसे ये नीचे आई, डायाफ्राम जो है वो भी क्या करेगा, आपका प्रारंभिक स्थिति मतलब क्या हो जाएगा, गुंबदाकार या डोम शेप्ड हो जाएगा। ठीक है,
गुंबदाकार हो जाएगा। अब जैसे डायाफ्राम जो है वो गुंबदाकार होता है, अपन चेक करते हैं, देखो डायग्राम में। पहले स्थिति ये थी, है ना, ये आयतन बढ़ा हुआ था, पसलियां ऊपर बड़ी हुई थी, ऊपर उठी हुई थी, और ये अपना आयतन क्या हो गया था, बढ़ गया था। अब अपन ने क्या कहा है कि वापस नीचे आई, ये नीचे आई, और आपका जो डायाफ्राम है वो वापस क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति, मतलब रेस्टिंग फेज, रिलैक्सिंग फेज में आ गया, तो ये वापस क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड, क्या हो गया, गुंबदाकार। जैसे ये गुंबदाकार होता है तो यहाँ का जो आयतन है, किसका, वक्ष गुहा का आयतन, किसका, वक्ष गुहा का आयतन, है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, ठीक है। और जैसे ये घटा, अपन ने बॉयल का नियम देखा था कि जो आपका दाब होता है व्युत्त क्रमानुपाती होता है किसके, आयतन के। अगर ये घटा है तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ जो प्लूरल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। देखते चलो, देखो करा क्या है आपने, बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां हैं वो क्या हुई, रिलैक्स हुई, रिलैक्स होते ही जो रिब्स ऊपर उठी थी वो कहाँ गई, नीचे आ गई। जैसे ये नीचे आई तो डायाफ्राम जो चपटा हो गया था फ्लैट, वो वापस क्या हो गया, डोम शेप्ड हो गया। जैसे ये डोम शेप्ड हुआ तो वक्ष गुहा जो है उसका आयतन जो है वो अपना क्या हो गया, घट गया। और बॉयल्स नियम के अकॉर्डिंग जैसे ही आयतन घटता है प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ा तो अभी ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बाहर के दाब से इसका जो मान है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो आपका क्या रहेगा, कम, और ये क्या रहेगा, ज़्यादा। तो अब क्या होगी, ये जो एयर है ये कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है, ठीक है। और इसी एयर का बाहर जाना क्या कहलाता है, आपका एक्सपीरेशन या उच्च श्वसन कहलाता है। क्लियर है। देखो क्या करना है आपको, इंस्पिरेशन में अंदर लेनी है हवा को, और एक्सपीरेशन में क्या करना है, हवा को बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ोगे तो अब आप कर क्या रहे हो, अपना कोई एफर्ट इधर लगा नहीं रहे हो, तो ये कौन सी आपकी प्रोसेस हो जाएगी, अक्रिय। कितना टाइमिंग लग रहा है, 2 सेकेंड का। करा क्या है, जितनी भी प्रोसेस अपन ने अंत्य श्वसन में करी थी उनको वापस क्या कर दो, रिलैक्स अवस्था में ला दो। जैसे ही आप रिलैक्स अवस्था में लाओगे तो जो आपका वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, आपका जो ये बाहर वाला प्रेशर है उसकी तुलना में ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो सांस क्या कर दी जाती है, बाहर छोड़ दी जाती है। क्लियर है, ये अपना एक्सपीरेशन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक और चीज़, एक आता है आपका फोर्सफुल एक्सपीरेशन। फोर्सफुल एक्सपीरेशन या बलपूर्वक एक्सपीरेशन, फोर्सफुल एक्सपीरेशन या बलपूर्वक एक्सपीरेशन, ठीक है। उसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। फोर्सफुल एक्सपीरेशन या बलपूर्वक उच्च श्वसन। अब इसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान रखना, जब आप नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग फेज में हैं तो कभी भी ये बलपूर्वक उच्च श्वसन आपका नहीं होता है। ये कब होता है, जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या फिर ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, या कोई ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो उस दौरान क्या होता है, बलपूर्वक उच्च श्वसन होता है। नॉर्मल उच्च श्वसन मतलब क्या है, सांस को बाहर छोड़ना है। बलपूर्वक उच्च श्वसन में भी आपको क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बाहर छोड़ रहे हो सांस को, तो आपको उस समय अपने एफर्ट लगाने नहीं पड़ते हैं। बिना प्रयास के ही क्या होता है, आपने इनहेल करा है तो वो एक्सहेल अपने आप हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, ज़्यादा व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो होता क्या है, आपको एफर्ट्स लगाकर क्या करना होता है, सांस को बाहर छोड़ना होता है। तो जब आप एफर्ट्स लगाकर सांस को क्या कर रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, तो उस दौरान जो क्रिया हो रही है उसको क्या कहा जाता है, बलपूर्वक उच्च श्वसन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन कहा जाता है। अब अपन ने 2 मसल्स की तो बात कर ली थी,
नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में डायफ्राम की, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, मैंने आपको पहले बताया था जब मसल्स पढ़ा रही थी तब कि अपना जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है और एक आपका अब्डोमिनल मसल है वो अपने काम आएगा किसमें, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में, ठीक है। तो अपन अब इनकी बात करेंगे। नॉर्मल ध्यान रखना, नॉर्मल एक्सपीरेशन तो होगा ही होगा, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगाकर जो सांस बाहर छोड़ रहे हो वो क्या कहलाता है, फोर्सफुल एक्सपीरेशन कहलाता है। अब देखो इधर होगा क्या, आपकी जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, आंतरिक अंतरापशुक पेशियां, ठीक है, ये क्या होती है, इनमें क्या होता है, संकुंचन होता है, ठीक है। किनमें, आंतरिक अंतरापशुक पेशियां। मैंने क्या कहा था, ये कहाँ रहती है, जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है उसके जो वर्टिब्रा निकली रहती है उसी के आसपास क्या पाई जाती है, आपकी आंतरिक अंतरापशुक पेशियां पाई जाती है। अब होगा क्या, ये क्या कर रही है, संकुचित हो रही है। जैसे ये संकुचित होगी तो ये क्या करती है, नॉर्मल एक्सपीरेशन में रिब्स आपको पता है कि नीचे की ओर आ रही थी, तो अब ये क्या करेगी, उन पसलियों को और ज्यादा क्या कर लेती है, नीचे खींचती है। कौन, इंटरकोस्टल मसल, पसलियां क्या होती है, नीचे की ओर खींचती है। किसकी वजह से खींचती है, ध्यान रखना, आंतरिक अंतरापशुक पेशियों में क्या होता है, संकुंचन होता है, जिससे पसलियां हैं और ज्यादा नीचे की ओर क्या होती है, खिंचती है। जैसे ये और ज्यादा नीचे की ओर खिंचती है, आपका जो उदरीय पेशियां होती है, अब्डोमिनल पेशियां, उनमें भी क्या होना शुरू हो जाता है, आपका संकुंचन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो संकुचित होती है तो डायाफ्राम को क्या करती है, और ऊपर की ओर धकेलती है। ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से पसलियां कहाँ आ रही है, नीचे, और जो उदरीय पेशियां है वो संकुचित हो रही है, वो क्या कर रही है, डायाफ्राम को ऐसे ऊपर धकेल रही है, ठीक है। तो ऊपर से भी प्रेशर है और नीचे से भी क्या है, प्रेशर है। तो ये जो बीच का स्पेस था आपका वक्ष गुहा वाला जगह, वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में और ज्यादा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रोसेस को समझना, हुआ क्या है, आंतरिक अंतरापशुक पेशियां संकुचित हुई, पसलियां पहले नीचे थी, फिर इन्होंने क्या करा, पसलियों को और ज्यादा नीचे खींचा। जैसे पसलियां और ज्यादा नीचे खींचती है, अब्डोमिनल जो है उस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और अब्डोमेन पर प्रेशर पड़ता है तो उदरीय पेशियां क्या होती है, संकुचित होती है। जैसे ये संकुचित हुई, इन्होंने क्या करा, जो आपका डायाफ्राम है उसको ऊपर की ओर क्या करा, पुश किया या धकेला। जैसे ऊपर की ओर धकेलती है, अब क्या होता है, आपका डायाफ्राम जो है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, अधिक गुंबदाकार हो जाता है, और ज्यादा क्या हो गया, डोम शेप्ड हो गया। जैसे ये और ज्यादा डोम शेप्ड होता है ना, तो जो आपकी वक्ष गुहा है उसका आयतन जो है वो क्या हो जाता है, और ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना ज्यादा आयतन कम होगा उधर का जो प्रेशर है वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आप क्या करते हो, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हो। देखो करना क्या है, ये जैसे अपन ने ट्रैकिया मान लिया, ये लंग्स हो गए अपने, है ना, ये आपका डायफ्राम हो गया, जैसे नॉर्मल मान रहे हैं हम। अब अपन ने क्या कहा, ऊपर से ये पसलियां नीचे की ओर आएगी, और ये क्या हो गया, और ज्यादा डोम शेप्ड हो रहा है। जितना ज्यादा ये डोम शेप्ड होगा तो यहाँ का जो स्पेस है ये वक्ष गुहा वाला, वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा घट जाएगा। जितना ज्यादा ये स्पेस घटेगा, मतलब आयतन जो है वो उतना ही क्या हो जाएगा, कम, और जितना आयतन कम होगा प्रेशर उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब जो मनुष्य है वो क्या करता है, बलपूर्वक उच्च श्वसन की क्रिया करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना कि आंतरिक अंतरापशुक पेशियां और उदरीय पेशियां जो है वो केवल और केवल बलपूर्वक उच्च श्वसन में क्या होती है, काम में आती है, अन्यथा इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। क्लियर है। अब अपन चेक करते हैं कैसे क्या ब्रीदिंग रेट वगैरह। अगर बात कर रहे हो किसकी, ब्रीदिंग रेट की,
ब्रीदिंग रेट बोलो, चाहे आप इसी को क्या बोल दो, श्वसन दर। अगर आप इसकी बात करते हो, किसकी, ब्रीदिंग रेट या श्वसन दर की बात करते हो, है ना, तो ध्यान रखना अपन ने अभी भी बात करा था, रेस्पिरेशन जो है 2 स्टेप में करा था, आपको पता हो तो। एक तो करा था अपन ने इंस्पिरेशन मतलब अंतःश्वसन, और एक अपन ने करा था एक्सपीरेशन। मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया अंतःश्वसन और ये आपका क्या हो जाएगा, बाह्य श्वसन। ठीक है, ये अपन ने बात करी। मैंने कहा था इसमें आपको कितना सेकंड लगा, 3 सेकंड, और इसमें क्या लगा आपको 2 सेकंड। तो अगर ओवरऑल बात करोगे रेस्पिरेशन में, तो जो टाइम होता है वो कितना रहता है आपका, 5 सेकंड। टाइम की अगर बात करेंगे तो कितना सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है। किसमें, रेस्पिरेशन का जो एक साइकिल पूरा हो रहा है ना, एक साइकिल जो है किसका, रेस्पिरेशन का, या एक चक्र जो है वो कितने सेकंड में पूरा होता है, 5 सेकंड में पूरा होता है। कैसे होता है, पढ़ा है अपन ने अभी भी। अंतःश्वसन में कितने सेकंड लगे, 3, है ना। बाह्य श्वसन में कितने लगे, 2 सेकंड। तो एक साइकिल यही होगा, पूरा एक साइकिल, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। कि सांस आपने अंदर ली, फिर आपने क्या करा, सांस को बाहर छोड़ा, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है यही क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें 5 सेकंड लग रहा है ना, एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 5 सेकंड। अब आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कितने मिनट, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, तो अगर आप साइकिल क्या निकाल रहे हो, पर मिनट, साइकिल क्या निकाल रहे हो, पर मिनट, तो जो साइकिल निकालोगे पर मिनट वो क्या हो जाएगी आपकी, 60 सेकंड डिवाइड बाय पर मिनट में निकाल रहे हैं। एक साइकिल में 5 सेकंड है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो जो ब्रीदिंग रेट होती है पर मिनट, ह्यूमंस की अगर बात करते हो ब्रीदिंग रेट की, तो पर मिनट जो ब्रीदिंग रेट होगी मनुष्य में वो होती है 12 से 16 पर मिनट। ध्यान रखना, 12 से 16 पर मिनट। कैसे आया वो देख लेना कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 डिवाइड करा है अपन ने किसे, 60 डिवाइड बाई 5 से, तो 12 पर मिनट या 12 to 16 पर मिनट। ये क्या हो गई आपकी ब्रीदिंग रेट। ऐसी को श्वसन दर या स्वातन दर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो अपन बात कर रहे हैं कि श्वसन और ये सब, तो ध्यान रखना एक तो विसरण, इसका ध्यान रखना। विसरण मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, लो कंसंट्रेशन की और अगर क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है आपका, विसरण कहलाता है। ठीक है, और जो श्वसन की क्रिया है वो इसी विसरण के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपन ने कहा प्रेशर, ये वो कौन सा प्रेशर लिया जाता है, ध्यान रखना, आंशिक दाब। कौन सा दाब लिया जाता है, आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होता है, एयर है, एयर में आपको पता है मिक्सचर प्रेजेंट होता है किनका, गैसों का। अगर आप अपन एटमॉस्फेरिक एयर की बात करेंगे तो 78% नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन और 0.03% अगर बात करते हो तो क्या होता है, CO2 प्रेजेंट रहता है। ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, है ना। अब इस मिक्सचर में कोई भी एक गैस, जैसे अपन O2 को ले लेते हैं, उस अकेली गैस का कितना दाब है किसमें, पूरे के पूरे गैसियस मिक्सचर में, वो उसका क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। तो श्वसन में कौन से दाब की बात की जाती है, आंशिक दाब, या इसी को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। स्मॉल p और यहाँ गैस आ जाती है, जौन सी भी गैस है उससे उसको क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप जब भी रेस्पिरेशन की बात करोगे कौन से दाब की बात करोगे, आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या है, किसी गैसीय मिश्रण में
एक गैस का दाब, मतलब कोई भी गैस इंडिविजुअली अपना कितना पार्ट रख रही है किसी गैसीय मिक्सचर में, वो उसका क्या कहलाता है, आंशिक दाब कहलाता है। फॉर एग्जांपल PO2, PCO2, तो ये इनके क्या हो गए, आंशिक दाब हो गए। ठीक है, जैसे कैसे निकालते हैं भी चेक करते हैं अपन। आंशिक दाब क्या होता है, उसकी जितनी परसेंटेज है ना, उसी के इक्वल क्या आता है, आंशिक दाब आता है। जैसे आपको PO2 का निकालना है, आपको पता है वातावरण का आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, यही होता है 760 mm ऑफ Hg। और एयर में इसका परसेंटेज कितना है, O2 का 21%, यही है। तो अगर आप क्या करोगे, PO2 निकाल रहे हो, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg सॉरी, और अगर एयर में O2 की बात करोगे तो कितना है, 21% है, तो इसका 21% निकालो, 21 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल 760, तो यहाँ से अगर डिवाइड 7.6 मल्टीपल 21 ये करेंगे अपन, तो आ जाएगा आपका ये, और इधर रह जाएगा कितना, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना इसको, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका mm ऑफ Hg आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई। अपने को क्या निकालना है, इसका आंशिक दाब निकालना है ना। तो 21% किसका निकालोगे, 760 का निकालेंगे अपन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो आंशिक दाब है वो किसका आ जाता है, आपका O2 का जो है वो आपके पास आंशिक दाब आ जाएगा। ठीक है, कैसे, इसका 21% निकाल लेना आप, 21% निकालोगे किसका, 760 का, तो आपके पास क्या आ जाता है, इसका आंशिक दाब, PO2 का आंशिक दाब आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आप कर लेना, मैथमेटिकल है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप खुद से कर लेना। ऐसे ही आप किसका PCO2 निकालोगे, तो यहाँ अपना आता है 0.03। ठीक है, और अगर इसको आप सॉल्व करोगे 0.03% निकाल लेना किसके, 760 mm ऑफ Hg के, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आंशिक दाब किसका, PCO2 का। क्लियर है, ये देखा जाता है किसमें, श्वसन में जब भी बात करोगे अपन गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे तो किसको बेसिक मानकर किया जाता है, आंशिक दाब जो है उसको बेसिक मानकर क्या किया जाता है, गैसियस एक्सचेंज निकाला जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि गैसियस अगर आप एक्सचेंज की बात करोगे या गैसीय विनिमय, अगर इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है, तो ये दो उसमें पार्ट में क्या होता है, कंप्लीट होता है। कौन, आपका गैसियस एक्सचेंज या गैसीय विनिमय। एक तो होता है आपका कंडक्टिंग जोन, दो क्षेत्र होते हैं उनके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज जो है अपना कंप्लीट होएगा। एक तो रहेगा कंडक्टिंग जोन और एक रहेगा आपका एक्सचेंज जोन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज की, कि इंस्पिरेशन कैसे होगा, एक्सपिरेशन कैसे होगा। तो उसके लिए दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है एक्सचेंज जोन, है ना। अगर एक्चुअल आप एक्सचेंज की बात करोगे तो इसी एक्सचेंज जोन में वो कंप्लीट होता है। कंडक्टिंग जोन जो है वहाँ कभी भी एक्सचेंज जो है उसकी क्रिया नहीं होती है। अब ये कैसे होगा, देखो कंडक्टिंग जोन में बात अगर अपन करते हैं ना, तो आपके नॉस्ट्रिल से लेकर कंटिन्यू सीधा ही लिख रही हूँ, कहाँ तक आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, यहाँ तक तो क्या है आपका कंडक्टिंग जोन कहाँ से, नॉस्ट्रिल बाह्य नासा छिद्र से लेकर आपकी जो अंतिम श्वसनिका वहाँ तक तो क्या रहता है, कंडक्टिंग जोन रहता है। ठीक है, और अगर अपन एक्सचेंज जोन की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल यहाँ से लेकर अपना
कहाँ तक, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई अगर यहाँ तक की बात करोगे तो ये जो जोन होता है वो क्या होता है आपका, एक्सचेंज जोन होता है ना। अब नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद में नेजल पेशेज आ जाएगा, नेजल पेशेज के बाद में इंटरनल आपके नेजल पोर्स आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा आपका नेजोफेरिंग्स आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा लैरिंग्स आ जाएगा, लैरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा ट्रैकिया आ जाएगा, ट्रैकिया के बाद में क्या आ जाएगा आपके ब्रोंकी आ जाएगा, ब्रोंकी के बाद में प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, फिर आएगा आपका क्या ब्रोंकियोल, फिर आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या आता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और उसके बाद आती है एल्वियोलाई। ठीक है, तो गैसीय विनिमय जो है ना अपने दो पार्ट्स में होता है, एक तो होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है एक्सचेंज जोन। अपन एक्सचेंज जोन में क्या करते हैं, गैसीय विनिमय की बात करते हैं। अब कंडक्टिंग जोन में क्या होता है वो देखो, यहाँ केवल क्या होती है, एयर इन करती है, मतलब एयर अंदर आती है। ठीक है, एयर आई है ना। अब उस एयर का जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन, ठीक है, वो भी कहाँ होगा आपका कंडक्टिंग जोन में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पहला तो क्या हो गया फिल्ट्रेशन हो गया है ना, दूसरा क्या हो गया, इसमें जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है, हाइजीन अगर करेगी या प्योरिफिकेशन जो करोगे आप, वो भी कहाँ होगा आपका कंडक्टिंग जोन में है ना। तीसरा क्या होता है, बाहर से जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करना। आपको पता है सर्दियों में बहुत तेज़ हवा चलती है, इसके अलावा जब ह्यूमिडिटी रहती है तब हवा जो रहती है वो अलग प्रकार की रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत गर्म हवा रहती है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल बनाना जो है वो कौन करता है, कंडक्टिंग जोन। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर जो है किसका, एयर का, उसको किसके इक्वल बनाता है, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल बनाता है। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। तो कंडक्टिंग जोन क्या कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है ना, एयर जितनी भी आ रही है उसको साफ सुथरा कर रही है, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको मार रही है, तो प्योरिफिकेशन कर रही है। इसके अलावा क्या कर रही है, जो हवा है उसका तापमान जो है वो शरीर के तापमान के बराबर कर देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्या करती है, एयर को पाथ प्रदान करती है, मतलब एयर को क्या देती है, मार्ग प्रदान करती है। क्लियर है, तो ये सारे काम तो किसके हो गए, कंडक्टिंग जोन के, कि क्या करा है, हवा को बस अंदर लाया है ये है ना, और इसने क्या करा, हवा को साफ सुथरा करा, हवा का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाया, ये सब है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो रूट है ना, इसमें अपन कह रहे हैं एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा है, गैसियस एक्सचेंज इस कंडक्टिंग जोन में कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ गैस जो है हमेशा कुछ ना कुछ बनी रहेगी, कुछ ना कुछ गैस की जो मात्रा है वो यहाँ हमेशा क्या रहती है, उपस्थित रहती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डेड स्पेस भी कहा जाता है, कि यहाँ जो अवशेषी वायु है वो इसी एरिया में क्या रहती है, बनी रहती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डेड स्पेस कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एक्सचेंज जोन, जो अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन है गैसीय विनिमय वाला है ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से कहाँ तक होता है, एल्वियोलाई तक। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल थी इससे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बनती है, इससे यहाँ एक क्या होता है आपका एल्वियोलर डक्ट होती है, मतलब वायुकुपिका नलिकाएं होती है, वो किस में खुलती है आपकी, आपका एल्वियोलर सेक में, वायुकुपिका कोष्ठ में, और उसके नीचे बलून लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, वहाँ क्या रहती है आपकी एल्वियोलाई रहती है। और इसी एल्वियोलाई की सतह पर, इसी एल्वियोलाई की सतह पर एक्चुअली एक्सचेंज जो है, गैसों का जो परिवर्तन है वो इसी एल्वियोलाई की सतह पर कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सचेंज जोन कहा जाता है। अगेन देख लेना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, श्वसन श्वसनिका, ठीक है, कहाँ खुलेगी, आपका एल्वियोलर डक्ट में, वायुकुपिका नलिका में। अब वो कहाँ खुलती है, वायुकुपिका कोष्ठ, एल्वियोलर शेक में, और नीचे बलून लाइक स्ट्रक्चर लटके रहते हैं जिनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई या वायुकुपिका। तो एग्जैक्ट जो एक्सचेंज है वो इसी एल्वियोलाई की सरफेस पे होता है, कि यही O2 जो है वो तो क्या होती है, टिश्यूज़ को जाती है, और टिश्यूज़ से जो CO2 है वो कहाँ आती है, आपके लंग्स के थ्रू बाहर
निकलती है। तो एल्वियोलाई जो है वहीं क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सचेंज जोन भी कहा जाता है। अब अपन इसी एल्वियोलाई वगैरह की इसकी बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे अपन सबसे पहले ब्रोंकियल ट्री। क्या बनाता है आपका, कंडक्टिंग जोन बनाता है। ठीक है, अब कैसे बनाता है वो चेक करते हैं। अपन ने कहा था लंग्स में जब ट्रैकिया आता है, कहाँ आपके लंग्स में आता है, जो T5 थोरेसिक वर्टिब्रा जो है 5वीं, वहाँ जाकर वो लंग्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे ये ट्रैकिया मान लो, ठीक है, अब ये क्या हुआ है, ऐसे डिवाइड हुआ है। अपन एक ही तरफ के पोर्शन की बात करेंगे। जैसे ये हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकी और ये हो गया आपका राइट ये हो गया आपका राइट ब्रोंकी और ये हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकी। अपन ने बात करी थी यहाँ क्या होते हैं, वो सी शेप्ड रिंग्स होती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसको कोलैप्स होने से बचाती है। तो ये ब्रोंकी में भी प्रेजेंट रहती है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ये जो आपका राइट ब्रोंकी है, लेफ्ट में भी सेम होता है, ये राइट ब्रोंकी क्या करता है, फर्दर और डिवाइड हो जाता है। ये तो आपका राइट मेन ब्रोंकी था, ठीक है, मेन ब्रोंकी या श्वसनी, मुख्य आपकी दाई श्वसनी ध्यान रखना यहाँ। ठीक है, अब ये क्या करी है, आगे डिवाइड हो गई। जैसे ये आगे डिवाइड होगी, अब ये जो ब्रांच निकल रही है ना, इस ब्रांच को आप क्या कह देते हो, प्राइमरी ब्रोंकी या प्राथमिक श्वसनी। इसको अपन क्या बोल देंगे, प्राथमिक श्वसनी। अब ये प्राथमिक श्वसनी जो है वो क्या करेगी, फर्दर और डिवाइड हो जाएगी। ऐसे जैसे ये डिवाइड होगी तो इसको अब आप क्या कह दोगे, सेकेंडरी ब्रोंकी, द्वितीयक श्वसनी। ठीक है, अब ये द्वितीयक श्वसनी क्या करती है, फर्दर और आगे चलती है और आगे क्या हो जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो ये और आगे डिवाइड होगी तो इसको अब क्या कहोगे आप, टर्शरी ब्रोंकी या तृतीयक श्वसनी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका तृतीयक श्वसनी। अब ये तृतीयक श्वसनियाँ क्या करती है, आगे चलकर और क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे ये आगे डिवाइड होती है कौन सी, तृतीयक श्वसनियाँ, तो फिर ये क्या बना लेती है, ब्रोंकियोल बना लेती है। ब्रोंकियोल मतलब क्या बना लेती है, श्वसनिका बना लेती है। अब ये जो श्वसनिका होती है वो क्या करती है, फर्दर डिवाइड करेगी और क्या बनाती है, आपकी टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल या इसी को कहा जाता है अंतिम श्वसनिका। ये बनाई, ये क्या करती है, 20 से 25 बार और आगे क्या हो जाती है, ऐसे डिवाइड कर जाती है। और जैसे ये आगे डिवाइड करेगी तो इसको अब आप कहोगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या श्वसन श्वसनिका। ये बनी आपकी। अब ये जो श्वसन श्वसनिका है ये आगे चलकर ऐसे डक्ट में ओपन होती है, जिनको कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट, और इनके नीचे ऐसे गुब्बारे लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है इनको क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है इनके अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो अपन ने बनाया है कंडक्टिंग जोन का, पहले आई आपकी मेन श्वसनी, मुख्य श्वसनी, फिर वो डिवाइड होती है पहली बार अगर तो उसको कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी और आगे डिवाइड होकर क्या बनाती है, द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी ऐसे आगे डिवाइड होकर क्या बनाती है, तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी जब डिवाइड होती है तो क्या बनाती है, श्वसनिका। अब ये श्वसनिका क्या करती है, और आगे विभाजित हो जाती है और क्या बनाती है, अंतिम श्वसनिका। और ये अंतिम श्वसनिका 20 से 25 बार और आगे विभाजित होकर क्या बना लेती है, श्वसन श्वसनिका बना लेती है। और श्वसन श्वसनिका जो है वो आपकी वायु कूपिका गुहाओं के माध्यम से कहाँ खुल जाती है, वायु कूपिका में खुल जाती है। तो अब ध्यान रखना, इस ब्रोंकी से लेकर आपका टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो एरिया है
उसी को क्या कहा जाता है, कंडक्टिंग जोन कहा जाता है। ठीक है, और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो उल्टे पेड़ की जैसे दिखाई देता है। जैसे एक ट्री होता है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती है ना, वैसे ये इसका स्टेम मान लो, और इसमें क्या निकली हुई है, बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई है, इसीलिए इसको कौन सा ट्री कहा जाता है, ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है। ये जो टर्मिनल ब्रोंकियल है वहां तक तो कहलाता है ब्रोंकियल ट्री, और रेस्पायरेटरी ब्रोंकियल से लेकर एल्वियोलाई तक का ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका रेस्पायरेटरी ट्री। कौन सा ट्री, रेस्पायरेटरी ट्री कहलाता है। अब रेस्पायरेटरी ट्री क्यों कहा है, उसका भी रीजन है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेन जो एक्सचेंज है वो कहाँ से, आपके रेस्पायरेटरी ब्रोंकियल या श्वसन श्वसनिका से लेकर कहाँ होता है, वायु कुपिका के बीच होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेस्पायरेटरी ट्री। ये तो हो गया आपका कंडक्टिंग जोन, और ये क्या हो गया आपका एक्सचेंज जोन कहलाता है। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, ये अपन ने देख लिया, जैसे श्वसनी आई दाईं और बाईं श्वसनी में बटी, फिर वो आगे जाकर और बढ़ती है तो प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, ऐसे और आगे विभाजित होती है तो श्वसनिका बना लेती है। श्वसनिका आगे विभाजित होती है तो क्या बनाती है, अंतिम श्वसनिका, फिर वो आगे विभाजित होकर क्या बना लेती है, श्वसन श्वसनिका, और फिर वो आगे किसमें ओपन हो जाती है, आपकी वायु कुपिका या एल्वोलाई में ओपन हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि श्वसनी और श्वसनिका में क्या डिफरेंस है, श्वसनी और इधर श्वसनिका, इसको तो बोलते हैं ब्रोंकी, ठीक है, और इसको बोला जाता है ब्रोंकियोल। अब डिफरेंस क्या है वो ध्यान रखना, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। ये जो अपन कह रहे हैं ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर शी शेप्ड जो स्ट्रक्चर रहते हैं ये कहाँ तक कंटिन्यू रहते हैं, ब्रोंकी तक कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने कहीं पे भी ये नहीं बनाया है, ब्रोंकियोल जहाँ स्टार्ट हो रहा है मैंने कहीं पे भी ये सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है या जो रिंग्स बनी हुई है वो नहीं बनाई है, तो वो आपकी क्या है, ब्रोंकियोल। मतलब ब्रोंकी तक तो क्या पाया जाता है, आपका शी शेप्ड रिंग पाया जाता है, जबकि ब्रोंकियोल में ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, और इसी के बेसिस पर इनको क्या करा जाता है, रिकॉग्नाइज करा जाता है। ये श्वसनी में तो सी शेप्ड रिंग्स पाई जाती है, जबकि श्वसनिका या ब्रोंकियोल जो रहती है उसमें सी शेप्ड रिंग्स क्या रहती है, आपकी एब्सेंट रहती है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे किसकी, एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर की या वायु कुपिका के स्ट्रक्चर की। बात कर रहे हैं एल्वियोलाई स्ट्रक्चर की या वायु कुपिका की संरचना। ठीक है, ध्यान रखना होता है क्या है, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, ये जो अगर आप बात करोगे तो ये सरल शल की उपकला से घिरी रहती है, सरल शल की उपकला या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, SSE, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या सरल शल की उपकला, इससे क्या बनी रहती है, वायु कुपिका जो है उसकी भित्ति बनी रहती है। एक कोशिकीय दिख रही होगी सबको, पूरी की पूरी लेयर क्या होती है, एक कोशिकीय। अब सरल शल की उपकला क्या होती है, टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आप फ्लोर टाइल्स लगाते हो वैसा ही स्ट्रक्चर इन सरल शल की उपकला का होता है। ठीक है, इनमें कोशिकाएं ऐसे अरेंज रहती है जैसे टाइल्स अरेंज होती है। तो ये तो क्या हो गई, वायु कुपिका की भित्ति हो गई। ठीक है, अब इस वायु कुपिका की ये जो भित्ति है इसके इधर बाहर की ओर ये क्या भरा रहता है, आधारी पदार्थ, क्या भरा रहता है, आधारी पदार्थ या बेसल सबस्ट्रेट, बेसल सबस्ट्रेट भरा रहता है। अब इस बेसल सबस्ट्रेट के चारों ओर क्या पाई जाती है आपकी, अगर अपन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पाई जाती है ब्लड कैपिलरीज, क्या पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से
क्या पाई जाती है? रक्त केशिकाएं। ठीक है, ये तो क्या हो गया? वायु कुपिका की भित्ति है, ध्यान रखना, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है। ये क्या हो गया आपका? आधारी पदार्थ। और ये क्या हो गई आपकी? रक्त केशिकाएं। क्योंकि ये जो कुपिकाएं होती है वो चारों ओर से किससे घिरी रहती है? रक्त केशिकाओं से, मतलब हाईली वैस्कुलर होती है, क्योंकि इन पर क्या प्रेजेंट रहती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब होता क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है किस किस से? इसकी भित्ति, किसकी? वायु कुपिका की भित्ति, आधारी पदार्थ, और ये जो आपका कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, उसकी एंडोथीलियम। तीन चीजें क्या? एक तो आपका वायु कुपिका की भित्ति, वायु कुपिका की भित्ति प्लस क्या आ जाएगा? आधारी पदार्थ, और प्लस आपका क्या आ जाएगा? रक्त केशिकाओं की एंडोथीलियम, रक्त केशिकाओं की एंडोथीलियम। ये तीनों मिलकर एक इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन बनाती है जिसको कहा जाता है श्वसन झिल्ली। क्या बनाती है? श्वसन झिल्ली या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। कौन कौन? वायु कुपिका की भित्ति, आधारी पदार्थ और ब्लड कैपिलरी जो है उसकी एंडोथीलियम। ये तीनों की तीनों मिलकर क्या बना ली? आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ध्यान रखना, इसका साइज जो रहता है वो 1 mm, 1 मिलीमीटर से क्या होता है आपका? छोटा होता है, लेस देन 1 mm होती है। इसी कारण क्या होता है कि वायु कुपिका में जो वायु भरी रहती है ना, क्या आ रहा है उसमें? O2। ये O2 क्या करता है? इस ब्लड को तो क्या दे देता है? O2 दे देता है, और इस ब्लड से क्या ले लेता है? CO2 ले लेता है। ठीक है, तो आपका गैसियस एक्सचेंज जो है इसी झिल्ली पर क्या होता है? कंप्लीट होता है, जो किस किस से मिलकर बनी है? वायु कुपिका की भित्ति से प्लस आधारी पदार्थ से और रक्त केशिकाओं के एंडोथीलियम। अब होगा क्या? जितनी भी जो ये वायु कुपिका है किससे भरी हुई है? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इस O2 को तो इसको दे देती है, और यहाँ से CO2 क्या कर लेती है? गेन कर लेती है। इस प्रकार ये वायु कुपिका का क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।